हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे जो टॉप 85 टॉपिक है, हमारी जो सीरीज चल रही थी उस क्रम में आज मुझे बात करना है अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां मैं बात करूंगा संसद के ऊपर। देखिए, जब मैं संसद की बात करता हूं तो एक शब्द आपने सुना होगा, राज व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाता हूं। देखिए यहाँ पे राज व्यवस्था। देखिए, जब मैं राज व्यवस्था की बात करता हूं तो राज व्यवस्था में एक्चुअल में इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द इसमें है राज, जिसका अर्थ है राज्य से यानी कि स्टेट से। ठीक है, और दूसरा शब्द इसमें आप व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब है मैनेजमेंट से। ठीक है, देखिए, जब मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य किसे कहते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे राज्य उसे कहते हैं जिसका अपना एक सीमांकन हो, मतलब जिसकी अपनी एक निश्चित सीमा हो। ठीक है, दूसरा जिसकी अपनी एक निश्चित जनसंख्या हो, जिसकी अपनी एक निश्चित जनसंख्या हो। ठीक है, और जिसकी अपनी एक सरकार हो, जिसकी अपनी एक सरकार हो, और जो सरकार संप्रभुत्व हो। ठीक है, जो सरकार जो है यहाँ पे वो संप्रभुत्ता संपन्न हो, संप्रभुत्ता संपन्न जो सरकार हो। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोवेनिटी। क्लियर, मतलब क्या है, राज्य हम किसे बोलेंगे, जिसकी अपनी एक सीमा हो। ठीक है, जिसकी अपनी खुद एक जनसंख्या हो, अपनी एक सरकार हो, और उस सरकार की अपनी संप्रभुत्ता हो यानी कि सोवरेनिटी हो, मतलब अपने निर्णय लेने की क्षमता हो। देखिए समझिए, यहाँ पे अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो भारत भी अपने आप में एक राज्य है। ऐसा काहे के लिए, क्योंकि भारत की अपनी एक निश्चित सीमा है। ठीक है, भारत की अपनी एक निश्चित जनसंख्या है, भारत में एक निश्चित सरकार है, और उस सरकार की अपनी एक संप्रभुत्ता है यानी कि अपने निर्णय लेने की क्षमता है। जहां भारत अपने आप में एक राज्य है, वहीं मैं मान लेते हैं यहाँ पे जो अपना उत्तराखंड है या यूपी है, जितने भी स्टेट हैं, ये भी अपने आप में एक राज्य हैं। ऐसा काहे के लिए, क्योंकि इनकी भी अपनी एक सीमा होती है, इनकी अपनी एक निश्चित जनसंख्या होती है, राज्यों की भी अपनी एक निश्चित सरकार होती है, और उनकी अपनी सोवेनिटी होती है। ठीक होगा, ठीक है। तो राज व्यवस्था के अंतर में क्या पे एक शब्द राज, एक शब्द क्या है व्यवस्था। राज का मतलब राज्य यानी कि स्टेट से है, स्टेट का मतलब पूरा भारत भी हो सकता है, और एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है व्यवस्था। व्यवस्था बोले तो ठीक है, जो ये राज्य है यानी कि इसमें आप जो सीमा है, जनसंख्या है, सरकार संप्रभुत्ता है, इस सभी का मैनेजमेंट करना ही व्यवस्था कहलाता है। अब देखिए समझा पे, जब मैं राज व्यवस्था की बात करता हूं तो किसी भी राज्य की राज व्यवस्था 3 आधारों पे टिकी होती है। किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था 3 आधारों पर टिकी होती है। ठीक है, जिसमें से पहला आधार होता है जिसे हम बोलते हैं विधायिका। पहला क्या होता है आपका पे, पहला होता है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, और तीसरी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो जो हमारी राज व्यवस्था है यानी कि जो स्टेट की व्यवस्था है, वो हम कैसे करते हैं, वो हम 3 अंगों के माध्यम से करते हैं। आप ये भी कह सकते हो हमारी राज व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, पहली क्या है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। सर ये क्या काम करते हैं, ध्यान रखना। विधायिका का काम होता है कानून बनाने का, इसका काम होता है कानून बनाना। ठीक है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका काम होता है इस कानून को लागू कराना, जो विधायिका ने जो कानून बना रखा है उसे लागू करवाना। ठीक है, और न्यायपालिका काम होता है जो विधायिका ने कानून बनाया है और कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया है, ये दोनों चीजें संविधान के अकॉर्डिंग हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, मतलब इस कानून की जांच करना, ये काम होता है किसके यहाँ पे, न्यायपालिका का। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा बात समझिए, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधायिका में, इसका काम क्या है कानून बनाने का, इसका काम क्या है लागू करने का, इसका है जांच करने का कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात ये देखिए यहाँ पे, जब विधायिका की बात करता है एक क्या करते हैं यहाँ पे, कानून आती है। कानून बनता कैसे है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के अंदर जो व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संघीय व्यवस्था। कैसी है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था बोले तो जिसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जरा बात समझ देखिए पे, फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था, संघीय शब्द संघ से निकल करके आया है। संघ बोले तो यूनियन होता क्या है, जिसमें बीच में एक केंद्र सरकार होती है और जो उसके चारों तरफ राज्य सरकारें होती हैं। ठीक है, ऐसी जो बॉडी होती है उसे एक संघ कहा जाता है।
लेकिन इस संघ की एक विशेषता होती है, इसमें जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसके पास जो पावर है वो अधिक होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके पास पावर कम होती है। ऐसा काय के लिए, अगर हम इसको पावर ज्यादा दे देंगे तो ये इस संघ से बाहर हो जाएगा और हमारी संघीय व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसी को भी इस संघ से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। इसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जब संघीय व्यवस्था के अंदर क्या होती है, एक इस केंद्र सरकार होती है, एक क्या होती है राज्य सरकार। अब होता क्या है, केंद्र सरकार पूरे संघ के लिए कानून बनाती है, लेकिन राज्य सरकारें अपने राज्य के लिए अलग से भी कानून बना सकती है। तो कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का। इसका मतलब विधायिका जो है वो दो प्रकार की हो गई, एक तो केंद्रीय विधायिका जो केंद्र सरकार बनाएगी, एक कौन सी हो गई, एक हो गई केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका। ठीक है, और दूसरी कौन सी हो गई आपके यहाँ पे, दूसरी को पे ये राज्य विधायिका, दूसरी हो गई राज्य विधायिका। ठीक हो गया है। अब जरा एक बात ध्यान रखना पे, केंद्रीय विधायिका क्या करेगी, जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, और राज्य विधायिका क्या करेगी, जो स्टेट के लिए कानून बनाएगी। ध्यान रखना, केंद्रीय विधायिका जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है इसे हम बोलते हैं संसद। यही हमारा टॉपिक है जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे संसद कहते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर जो विधायक जो कानून आती है इसे हम बोलते हैं विधानमंडल, इसे हम क्या होते हैं, विधानमंडल कहते हैं। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संसद की बात करता हूं तो संसद में इसके दो अंग होते हैं। ठीक है, संसद के एक्चुअली अंग तो इसके तीन होते हैं, सदन इसके दो होते हैं। ठीक है, संसद के दो सदन होते हैं। पहला सदन होता है इसे हम बोलते हैं लोकसभा, और दूसरा सदन होता है इसे हम बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, अगर मैं अंग की बात कर दूंगा तो अंग कितने होते हैं, तीन। पहला कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा कौन सा होता है, राष्ट्रपति। वो क्या है, संसद के तीन अंग हैं। लेकिन संसद के अगर मैं सदन की बात करता हूं तो सदन कितने होते हैं, इसमें दो सदन होते हैं। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला कौन सा सदन आप लोकसभा, दूसरा कौन सा, राज्यसभा। सेम ऐसी राज्यों के लिए जो कानून बनाने के लिए विधानमंडल होता है इसके भी दो अंग होते हैं। ठीक है, इसके भी दो सदन होते हैं, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कहा जाता है। क्लियर हो गया है। अब देखिए हमें बात करनी किस पे, आप पे, संसद पे। मैं थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, देखिए अगर मैं संसद की बात करता हूं, यहां पे आप जरा बात समझना। ठीक है, अगर मैं संसद की बात कर लेता हूं तो संसद जो है ये आर्टिकल 79 में है। ठीक है, देखिए संसद की बात करता हूं, संसद जो है ये आर्टिकल 79 में है। संसद के दो सदन हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक कौन सा आपका यहाँ पे लोकसभा, एक है आपका यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखना राज्यसभा जो है ये आपका ये आर्टिकल 80 के अंदर है, ये 79 है, ये आपका 80 है, और लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए लोकसभा सबसे मेन सदन आपका यही है जिस पे आज मुझे बात करनी है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लोकसभा की मैं बात कर लेता हूं, देखिए यहाँ पे इसमें एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था सर, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के जो सदस्य थे इनके कार्यकाल को 6 वर्ष का कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ठीक है, लेकिन इसके 2 साल के बाद 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, जिसके तहत इसके कार्यकाल को 5 वर्ष का कर दिया गया। ध्यान रखना 1946-76 से पहले भी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5-6 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया, और केवल 2 ही साल तक ऐसा रहा। उसके बाद फिर से इसे 5 साल कर दिया गया। क्लियर हो गया। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोकसभा के सदस्यों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए जब मैं लोकसभा की बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, जब मैं लोकसभा की बात कर लेता हूँ, लोकसभा, ठीक है, देखिए यहाँ पे लोकसभा जो है ये एक निम्न सदन है, निम्न सदन ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, संसद की 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक क्या है, राज्यसभा है। तो संसद जब लोकसभा निम्न सदन है तो राज्यसभा कैसा होगा, आपका उच्च सदन होगा। ठीक है, तो लोकसभा कैसा यहाँ पे निम्न सदन है। दूसरा देखिए यहाँ पे लोकसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है। ध्यान रखना
अस्थाई का मतलब क्या है सर? मतलब ये जो लोकसभा है इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अभी ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी बात, लोकसभा जो है ये एक लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन मतलब जनता का प्रिय सदन, ये है जनता का प्रिय सदन है। सर ऐसा काहे के लिए? क्योंकि हमारी द्वारा चुने गए जो सांसद हैं वो लोकसभा के अंदर ही बैठा करते हैं। हम जिनको सांसद चुनते हैं वो यही बैठते हैं, यानी कि हमारे जो फेवरेट जो सांसद हैं वो यही बैठे हुए हैं लोगों के, इसलिए इसी को ही लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, देखिए अगर मैं लोकसभा के सदस्यों की बात करता हूं, अगर मैं लोकसभा के सदस्यों की बात कर लेता हूं तो लोकसभा में देखिए यहाँ पे जो लोकसभा सदस्य यहाँ पे इसमें कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं यहाँ पे? इसमें सदस्यों में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 550 सदस्य ये सदस्य इसमें, ठीक है, ये चुन करके इसमें जा सकते हैं, ठीक है, और 2 सदस्य इसमें मनोनीत होकर के इसमें जा सकते हैं। ध्यान रखना, 2 सदस्यों का जो मनोनयन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और चुन करके कितने जाते हैं? 550 जाते हैं। आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितने हो सकते हैं हमारे? कितने हो सकते हैं अभी? 552 सदस्य हमारे टोटल हो सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन क्या सर अभी वर्तमान में 552 हैं? ध्यान रखना, अभी वर्तमान में 552 सदस्य नहीं हैं। ऐसा काहे के लिए? ऐसा इसलिए, ध्यान रखना, चुनाव लड़के कितने आ सकते हैं यहाँ पे? ध्यान रखना, जरा मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, इसी को थोड़ा सा आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये जो 550 मेंबर हैं इसमें से 530 मेंबर ये तो राज्यों से आते हैं, जो विभिन्न हमारे राज्य हैं ये राज्यों से आते हैं, और 13 में और 20 मेंबर जो हैं, ठीक है, 20 मेंबर ये हमारे यूटी से आते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है, और 2 मेंबर कहां से आते हैं? ये मनोनीत वाले आते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मनोनीत वाले, ठीक है, यानी कि 530 प्लस 20 550 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 552 मेंबर हो गए। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? हो तो इतने सकते ही हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था कितने 552 में से क्या पे 550 प्लस 2 हो सकते हैं। अब ये जो 550 हैं इसमें भी 2 प्रकार के हैं, 530 राज्यों से आते हैं और 20 कहां से आते हैं? यूटी से, और ये 2 ऑलरेडी हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या है? इतने हो सकते हैं, लेकिन अभी राज्यों से तो हमारे 530 आते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूटी से पूरे 20 सदस्य चुन करके नहीं आते हैं। ध्यान रखना, यूटी से केवल 13 मेंबर आते हैं, यूटी से 13 आते हैं, प्लस 2 जो है ये मनोनीत वाले ये तो रहते ही हैं। इसका मतलब कितना हो गया सर? 530 प्लस 13 प्लस 2 यानी कि 500 कितने हो गए मेरे यहाँ पे? ये 545 मेंबर, यानी कि वर्तमान में हमारी संसद के अंदर कुल 545 मेंबर हैं। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हो कितने सकते हैं सर? 512 हो सकते हैं। अब देखिए आप इधर पास समझा पे, अगर मैं इनके चयन की बात कर देता हूं, जो सांसद का चयन होता है, जो चुनाव होता है, ठीक है, अगर मैं इनकी चुनाव की बात करता हूं, तो चुनाव में आपको यहां पे 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है सर? जहां पे जनता अपना वोट खुद डाल देती है। अप्रत्यक्ष चुनाव सर कौन से होते हैं? जब हम वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो वोट डालते हैं। जैसे हम लोग सांसद चुनते हैं, लेकिन सांसद क्या करते हैं? अपने में से एक प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं नीचे लेवल बात करता हूं, हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनते हैं, और क्षेत्र पंचायत सदस्य अपना वोट डाल करके हमने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुना, जिन्हें हम बीटीसी कहते हैं। वो लोग अपने में से एक को ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लॉक प्रमुख को चुना वोट किसने दिए? क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने। उनको वोट किसने दे रखे? हमने दे रखे थे। तो हमने वोट जिसको दे रखा है, यानी कि क्षेत्र पंचायत जो सदस्य बीटीसी हैं, उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, ठीक। चलो तो देखिए यहाँ पे इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनको जनता वोट डालती है। और दूसरी बात, इनका जो चुनाव है वो सार्वभौमिक, ध्यान रखना पे, शब्द याद रखना पे, सार्वभौमिक मताधिकार
सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होता है। सर ये सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? जिसमें ध्यान रखना पे जब 80 प्लस की लोग जब वोट डालते हैं, ऐसे अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा बात समझ पे, अब इसमें जो चुनाव लड़ते हैं उनमें जिसको 50+1, ठीक है, 50+1% वोट मिल जाते हैं, यानी कि अगर 2 लोग खड़े हैं तो भाई 50+1 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 लोग खड़े हैं या 5 लोग खड़े हैं या 10 लोग खड़े हैं तो भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो आदमी इसमें जीत जाता है। ठीक है, यानी कि चुनाव कैसा होगा सर? प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे होगा। जीत कैसे होगी? सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे। ठीक है, याद रखना इसमें 50+1 वाला अगर रेशियो याद ना ही रखूं तो भाई ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये काहे के लिए होगा? केवल और केवल जब 2 ही लोग आपके खड़े होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जीत कैसे होने वाली है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसे फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका पे? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब क्या है सर? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को ही जीत घोषित कर दी जाएगी, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं लोकसभा के सदस्यों की अगर मैं योग्यता की बात कर देता हूं, इनकी योग्यता क्या है? ठीक है, अगर मैं इनकी योग्यता की बात कर देता हूं, योग्यता याद रखना 2-3 तो वही घिसी पिटी योग्यता है। क्या? वह भारत का नागरिक होना चाहिए है। ठीक है, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब बकवास बात तो आती नहीं है। आपको 2 बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, सांसद के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। सांसद की चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? मतलब कि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए बंदा। ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होने का मतलब क्या है? भाई सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी जो नौकरी है, नौकरी, ठीक है, नौकरी ये नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं इनके कार्यकाल की बात कर लेता हूं, कार्यकाल की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे सांसद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। देखिए, अगर मुझे आपको अब ये बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए कि जो सांसद हम चुनते हैं उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री के लिए भी एज कितनी चाहिए होगी? 25 ही चाहिए होगी, क्योंकि सांसद के लिए भी एज कितनी चाहिए? 25 चाहिए। और भाई वही आदमी क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनने वाला है। ठीक, चलिए, कार्यकाल कितना होता है सर? 5 वर्ष का। बट यहाँ पे आप 2 बातें ध्यान रखना। आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, जब देश के अंदर आपातकाल लग जाएगा, इस स्थिति में ये कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद भी आपातकाल खत्म नहीं हुआ तो फिर ये 1-1 साल के लिए अनंत समय तक ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना पे, जो लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का है, लेकिन आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसे 5 साल से पहले हम भंग कर देंगे तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रहा आपका लोकसभा जहां पे हमने आज बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे राज्यसभा पे और इससे जुड़े हुए कुछ मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इन चीजों पे हम नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जानने वालों में शेयर जरूर कर देना। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ये सारे टॉपिक आपको क्रम से लगाए गए हैं, उनको आप एक एक करके जरूर से आप देखना। ठीक है, चलिए बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।